स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, देखो, तो आज नेफ्राइटिक सिंड्रोम से बात करेंगे। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो डिजीज थी हम लोग ने डिटेल में पहली क्लास में ले ली थी। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि जो किडनीज हैं, किडनीज में जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस बेसिकली एक छन्नी का काम करता है। ठीक है, उस छन्नी के जो सेल्स के डी अरेंजमेंट हो गए किसी भी कारण से, जो कारण है हम लोग ने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डिटेल में डील किए थे। ठीक है, उसको हम फिर से यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं थे, पर हाँ 3-4 कारण जो थे पैथोजेनेसिस पूरी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर मेन कारण ये सुन लो। हाँ नमस्ते बेटा। उसमें जो कारण हुआ क्या था कि जो जो ग्लोमेरुलस हमारी जो छन्नी थी उसमें क्या कहते हैं, अ, उसके जो छेद थे वो थोड़े से बड़े हो गए थे, तो उसमें क्या होता है हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन आ रहा था यूरिन में। ठीक है, उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। प्रोटीन हमारा ब्लड से निकल रहा था तो ब्लड में हाइपोप्रोटीनीमिया मिल गया था। ठीक है, और जो हमारे कई तरीके के प्रोटीन्स जो निकल रहे थे कि जैसे ट्रांसफेरिन निकलता है, हमारा ट्रांसफेरिन एक एंजाइम रहता है, तो उससे एनीमिया निकल रहा, एनीमिया मिल रहा था। और हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये भी एक तरीके के एंटीबॉडीज होते हैं जो कि प्रोटीनिशियस इन नेचर रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा था कि हमारा इम्यून सिस्टम डिग्रेड कर जा रहा था, और भी कई तरीके से हम लोग ने इसको पढ़ा था, जैसे कि एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन, लाइकोप्रोटीन लाइपेज और विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन की जो डिफिशियंसी थी वो भी मिल रही थी इसमें। ठीक है, अब देखो आते हैं, शुरुआत करते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम से। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक स्टेज अगर बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम बन जाता है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में भी प्रोटीन यूरिया मिलेगा, पर उतना हैवी प्रोटीन यूरिया नहीं मिलता है। बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग फीचर को पहले आप लोग पकड़ो। ठीक है, उतना हैवी प्रोटीन यूरिया नहीं मिलेगा। जो क्राइटेरिया साइंटिस्टों ने रखा है, अब किस बेसिस पे रखा है वो लोग वही जाने। इसमें यही बात आती है कि जो 24 घंटे का जो यूरिन रहता है उसमें 3.5 ग्राम से कम का प्रोटीन यूरिया अगर होगा तो उसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहेंगे, और 3.5 ग्राम पर 24 आवर से ज्यादा का इसमें अगर प्रोटीन या जैसे एल्बुमिन वगैरह आएगा पेशाब में, तो उसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहेंगे, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेफ्राइटिक, देखो आप तो पढ़ो इसको, नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब पता है आप लोगों को सिंड्रोम और डिजीज में क्या अंतर होता है, कि डिजीज एक सिंगल पैथोलॉजी होती है। ठीक है, सिंड्रोम में होता है कि मल्टी, हाँ ग्रुप ऑफ डिजीज को हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसमें कई सारी पैथोलॉजीज इन्वॉल्व करके हमारे क्लिनिकल फीचर्स को दे रहे होते हैं। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज बाई, इसकी डिफिनेशन ही यही है जो टुकड़ों टुकड़ों में लिखी है। अगर आपको डिफिनेशन लिखने को आएगी आप यही लिख देना, इसकी डिफिनेशन ही यही है। ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाई हेमेच्यूरिया। ठीक है, हेमेच्यूरिया मीन्स ब्लड इन द यूरिन। Dysmorphic RBCs are passed in the urine and RBCs कास्ट में भी प्रेजेंट। आरबीसी के कास्ट यूरिन में हम लोग को देखने को मिलते हैं। अभी क्यों देखने को मिलते हैं, अभी और उसकी जो पैथोलॉजी है हम लोग को उसमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ठीक है, इसमें भी प्रोटीन यूरिया मिलता है, बट नॉट इन द रेंज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मेन इसका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ये यही है। ठीक है, अब इसमें ऑलिगो यूरिया मिलती है और एजोटीमिया मिलती है। ऑलिगो यूरिया मतलब होते ही कम पेशाब का होना, जनरली 400 ml पर डे के से कम को हम लोग ऑलिगो यूरिया कहते हैं। और एजोटीमिया इसमें मिलती है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एजोटीमिया नहीं मिल रही थी। ठीक है, एजोटीमिया मतलब कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड रहते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, तो उसको उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसका मिलना है। यूरिया एंड क्रिएटिनिन इंक्रीज इन द ब्लड। ठीक है, यूरिया तो हम लोग समझते हैं, ठीक है, कहाँ से आ रहा है यूरिया, हमारी बॉडी में, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन का जो डीजनरेशन हो रहा है उससे हमारा बेसिकली यूरिया बनता है। और हमारा क्रिएटिनिन क्या होता है, एक जो मसल्स होती है हमारी उसमें क्रिएटिनिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो जनरली क्या करता है, वो टूटता रहता है और बनता रहता है। तो उसका जो मसल्स का एक बाई प्रोडक्ट टूटा हुआ प्रोटीन रहता है उसको हम लोग क्रिएटिनिन कहते हैं। ये हमारे लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है जिसको नॉर्मली किडनी निकाल देती है। जब किडनी फंक्शन नहीं कर पाएगी तो क्रिएटिनिन जो है ब्लड में बढ़ने लगेगा। ठीक है, और इससे होता क्या है, हाइपर टेंशन होता है और एडिमा डेवलप होती है, बॉडी में सूजन डेवलप होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग को रटे होने चाहिए अगर आपको क्या कहते हैं ये लिखने में आता है तो। ठीक है, और आपसे कोई पूछ भी लेता है। ठीक है,
देखो अब इसके कॉजेस देखो, बहुत ध्यान से, अब ध्यान देने वाली चीज है। ये हो सकता है आप लोग के लिए सब चीजें नहीं हो, तो इसमें ध्यान देना आप लोग, ठीक है? क्योंकि ये बेसिक पैथोलॉजी है, ये स्टैंडर्ड पैथोलॉजी है, ये आप लोग को जनरली कोई बुक में इतना एक्सप्लेन करके नहीं मिलेगी जितना हम आप लोग को एक्सप्लेन थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है? देखो, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरो, हाँ हाँ बताओ बेटा। हाँ हाँ। नहीं, क्रिएटिनिन देखो, जैसे ज्यादा यूरिन, देखो क्रिएटिनिन हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है? बॉडी में एक्यूमुलेशन उसका टॉक्सिक है, ठीक है? देखो, एक तरफ बॉडी में आ रहा है और एक तरफ उसको किडनी निकाल दे रही है, ठीक है? दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। अगर किडनी हमारी फंक्शन नहीं कर पा रही किसी भी कारण से और क्रिएटिनिन बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए दिक्कत की बात करेगा। क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में नॉर्मली रहता है, हमारी मसल्स के प्रोटीन में क्रिएटिनिन उसका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। हम लोग कभी कभी, तुम लोग डाइट में सप्लीमेंट में भी क्रिएटिनिन वगैरह लेते हैं, ठीक है? जो लोग जिम करते होंगे वो लोग जानते होंगे क्रिएटिनिन लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो एक मसल के प्रोटीन का हिस्सा रहता है, ठीक है? तो वो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, पर वो टूट टूट कर क्या कहते हैं, किडनी से निकलता रहता है। तो क्रिएटिनिन सप्लीमेंट्स यहाँ से, जिसकी भी किडनी फेलियर हो उसको भूल कर भी मत देना, ठीक है? तो क्रिएटिनिन ठीक है। अब इससे समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि मसल्स का जब ब्रेकडाउन होता रहता है धीमे धीमे बॉडी में, ऐसा तो है नहीं कोई चीज हमेशा बनी रहती, भाई शरीर है, शरीर में कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों चलता है। मसल का जब ब्रेकडाउन होता है तो एक क्रिएटिन प्रोटीन जो है हमारा किडनीज के द्वारा निकल जाता है। बिल्डअप नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में इसका, ठीक है? ये खतरे की बात रहती है। तो इसी को हम लोग एजोटीमिया कलेक्टिवली कह देते हैं कि यूरिया और क्रिएटिनिन का इंक्रीज होना एजोटीमिया में आता है। देखो अब इसके कॉजेज क्या रहते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है? देखो, स्ट्रेप्टोकोकस आप लोगों के लिए कुछ जाना पहचाना सा होगा। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है हमारा ज्यादातर थ्रोट इन्फेक्शन करता है, गले में इन्फेक्शन करता है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ईटीसी, ठीक है? देखो, अब यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कैसे रोल है, आओ देखते हैं। देखो, इसकी स्ट्रेप्टोकोकस की एक जाति होती है, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में GABHS लिखते हैं, ठीक है? तो अगर इसका इन्फेक्शन मान लो किसी, देखो यहाँ पर, ठीक है, GABHS का इसमें इन्फेक्शन हुआ, ठीक है? अब इन्फेक्शन के बाद होगा क्या, बॉडी हमारे बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है? अब देखो, एंटीबॉडीज जो है ये बीटा GABHS को पकड़ लेगी, ठीक है? जब एंटीबॉडी और एंटीजन मिलते हैं तो हमने पिछली क्लास में भी बताया था, इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? इम्यून कॉम्प्लेक्स जनरली हमारा जो रहता है स्प्लीन इसको कैच कर लेता है, ठीक है? क्योंकि जो हमारा एंटीजन रहता है वो काफी छोटा रहता है, ठीक है? उस पे आके एंटीबॉडीज लग जाती हैं तो इसको कैचेबल बना देती हैं, ठीक है? तो ये स्प्लीन इसको कैच कर लेता है, मैक्रोफेजेस के द्वारा खा पी के इसको खत्म कर देता है। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग है। कभी कभी क्या होता है कि बाई चांस, नॉर्मली नहीं होता है ये चीज, बाई चांस अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है स्प्लीन को एस्केप कर गया, मतलब वहां से छूट गया उसके हाथ से कैच, तो ये विकेट उड़ जाएगा, किसका, किडनी का उड़ेगा, ठीक है? तो क्या कहते हैं, ये किडनी में जाएगा और ये किडनी में जहां पर भी जाके लॉज करेगा वहां पर इन्फ्लेमेशन करेगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक चीज है, तभी तो स्प्लीन इसको हटा रहा है। मानो ये किडनी में जाकर बैठ जाएगा तो वहां के जो लोकल मैक्रोफेजेस हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वहां पे इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगा, मारधाड़ होगी, वहां पर जो आसपास के जो घर हैं वो भी टूटेंगे, तो मतलब वहां पे किडनी को भी डैमेज मिलेगा। किडनी को डैमेज मिलेगा तो उससे क्या कहते हैं, किडनी को इंजरी होगी, ठीक? अब आप उसको पढ़ते हैं, मोटा मोटा पढ़ लिया, ठीक है? मोटी मोटी पैथोलॉजी जितनी है इतनी ही है, ठीक है? इट इज एन इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज, इम्यून कॉम्प्लेक्स इज डिपॉजिटेड इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसी ने माइक ऑन किया? कुछ पूछना है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सब, और किसी को नहीं हो रहा है?
बच्चे एक बार आप फिर से क्लास लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करो, हो सकता है हो जाए, क्योंकि बाकी सबको तो हो रहा है। और किसी को नहीं हो रहा है? जिसको नहीं हो रहा है वो जरा बताए। हो सकता है आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो। एक बार आप क्लास लीव करके एक बार फिर ज्वाइन करो, फिर देखो, फिर बताओ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। इट इज एन इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। इम्यून कॉम्प्लेक्स इज डिपॉजिटेड इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, विच कॉजेज इंजरी इन टू वेज, दो वेज में इंजरी करेगा। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हमारे ब्लड में होते हैं। ठीक है, अब पूछो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन होता है हमारा तो उस पे सबसे पहले सेलुलर अटैक होता है। ठीक है, सेलुलर अटैक मतलब कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स ये सब अटैक करते हैं उस पे। ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ सहायक प्रोटीन्स रहते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन में मदद करते हैं। ठीक है, उसको हटाने में, एंटीजन को हटाने में मदद करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन हो जाएगा और माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ल्यूकोसाइट चले आएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन में इम्यून कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए। ठीक है, अब होगा क्या आगे, अब यहाँ पर फाइटिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, इट कॉजेज डैमेज टू द एंडोथीलियम एंड माइक्रोथोरम्बाई फॉर्मेशन। ठीक है, जो हमारा एंडोथीलियम था, मतलब कि हमारे जो ग्लोमेरुलस में हमारा जो क्या कहते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके एंडोथीलियम की बात हो रही है, वहां पर भी डैमेज होगा। एंडोथीलियम में डैमेज होगा तो उसमें क्या होगा, माइक्रोथ्रोम्बस का फॉर्मेशन बनेगा, मतलब छोटे छोटे क्लॉट बनेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे क्लॉट्स बनेंगे तो उससे फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो हमारा है वो हैम्पर हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारा ओलिगो यूरिया की समस्या आएगी। पहली समस्या क्लियर हो गई क्यों आई। ठीक है, अब देखो, डिक्रीज्ड रीनल परफ्यूजन कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, लीडिंग टू HTN, मतलब इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, देखो माइक्रोथ्रोम्बाई बने। ठीक है, अब किसी को रास वाला जो सिस्टम पता होगा, वो तभी एक्टिवेट होता है जब जैसे ब्लड में हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनीज होता है, जब किडनीज को ब्लड कम मिल रहा होता है तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारा किडनी को एक्टिवेट करता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन एग्जाम एंजाइम को एक्टिवेट कराता है। देखो एंजियोटेंसिन नाम सुनो इसका। ठीक है, ये क्या करता है, एंजियो मतलब कि ब्लड वेसल्स, टेंसिन मतलब कि इसका टेंशन बढ़ाएगा। ठीक है, टेंशन मतलब इसको सपोर्ट देगा। देखो जैसे हमारा पाइप रहता है, उसको हम अगर उसका मुंह पतला दबा देते हैं आगे से, उसमें टेंशन बढ़ा देते हैं तो उसका जो प्रेशर रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन सेम काम करेगा। अगर मान लो हमारा, हमको हाइपोटेंशन हो गया, बीपी कम हो गया और किडनी में ब्लड कम जा रहा है। ठीक है, तो किडनी क्या करेगा, RAS को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, वो कहेगा कि नहीं, एंजियोटेंसिन को हम भेज रहे हैं और ये जो हमारी आर्टरीज हैं इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे ताकि हमको परफ्यूजन ब्लड अच्छे से मिले। ठीक है, तो इस चक्कर में ये हमारा हाइपरटेंशन, बीपी ये मेंटेन करके रखता है फिलहाल। पर यहाँ पे जो पैथोलॉजी है वहां पे माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल हैम्पर होता है। ठीक है, पर इसको तो नहीं पता है कि माइक्रोथ्रोम्बाई के कारण वो हमारा क्या कहते हैं, इसका ब्लड वेसल हैम्पर होता है। पर ये रास जो एक्टिवेशन करेगा तो इससे हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा पूरी की पूरी बॉडी में। ठीक है, ये चीज, ये वाली पैथोलॉजी क्लियर हो गई। देखो इसकी कई पैथोलॉजी, देखो अब इसमें पैथोलॉजी में होता है, देखो जब हमारे बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है, GABHS का, तो वो हमारी बॉडी में एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको नाम हम देते हैं स्ट्रेप्टोलिसिन O। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, स्ट्रेप्टोलिसिन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाती है जिसको कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलिसिन। ठीक है, ASO। ठीक है, that formed by the body that will be present in the blood। ठीक है, दिस हैज अ डायग्नोस्टिक वैल्यू। अब हमें पता लगाना हो किसी के भी, किसी में कि हाँ, इसमें जो स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन था कि नहीं था, तो हम ये टेस्ट करा लेंगे कि ASO की वैल्यू क्या है। अगर हमारी बॉडी में ASO प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब हम सीधा सा ये निकालेंगे कि हाँ, हमारे को इसमें स्ट्रेप्टोलिसिन O के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है और इसमें GABHS का इन्फेक्शन था। ठीक है, तो ये एक हमारा टेस्ट भी हो जाता है जिसको हम लोग ASO टाइटर नाम से कराते हैं।
ठीक है। देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि क्या कहते हैं, जनरलाइज मतलब यूरिन से प्रोटीन निकल रहा होता है, उसमें एडिमा होता है, काफी ज्यादा वीकनेस वगैरह लगा करती है। उनसे हिस्ट्री लोगे तो पता चलेगा कि क्या कहते हैं कि हाँ, एक बार थ्रोट इन्फेक्शन महीने पर पहले या 10 दिन पहले हुआ तो था, पर वो सही हो गया और अब ये दिक्कत चालू हो गई। ठीक है, ऐसी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब इसका जो सेकंड कॉज होता है, इसके कई कॉजेस होते हैं, इसका जो सेकंड कॉज जो मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉज है वो आईजीए नेफ्रोपैथी होता है। इसको हम लोग बर्जर डिजीज भी कहते हैं। देखो आईजीए से क्या समझते हो? देखो जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, ये आप लोग ने सबने पढ़ा होगा कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं, आईजीए जी बी ऐसे करके होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो आईजीए रहती है, पहले इसका बेसिक नेचर समझो। ठीक है, ये कहाँ रहती है बॉडी में? हमारी बॉडी में जो लंग्स रहती हैं, जीआईटी रहती हैं, इसमें जो सिक्रीशंस रहते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर नहीं रहती, बाकी सारी जो रहती है वो ब्लड के अंदर रहती है। ठीक है, ये हमारी ब्लड के अंदर नहीं रहती है, ये हमारी सेक्रीशंस में रहती है। हमारा क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये काम करती है कि जैसे हमारे नेजल के द्वारा कोई नाक के द्वारा कोई एंटीजन लिया गया, वहां पर सेक्रीशंस में ये आईजीए मौजूद रहते हैं, वहां पर उसको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो आईजीए समझ में आ गया। देखो अब पढ़ते हैं इसको। दिस अफेक्ट्स यूजुअली चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स। पेशेंट डेवलप्स हेमाचूरिया 1 से 2 days आफ्टर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और द जीआईटी इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें क्लिनिकल सिम्टम क्या आएगा? जो पेशेंट है उसमें हेमाचूरिया आ जाएगा, 1 से 2 कहेगा कि पेशेंट कि हमको क्या कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था या हमारा पेट खराब हुआ था, और उसके बाद क्या हो गया कि हमें अचानक से पेशाब में खून आने लगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, हम लोग को सतर्क हो जाना है कि ये आईजीए नेफ्रोपैथी तो नहीं बन रही है इसमें। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एंड ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। बच्चों में अगर हेमाचूरिया हो रही है तो एक बार हम लोग को ये जरूर से जरूर कंडीशन दिमाग में लानी है कि आईजीए नेफ्रोपैथी तो नहीं बन रही है। ठीक है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ आईजीए इन द मीजेंजियम। ठीक है, ये इसकी आउटलाइन होगी। अब उसकी पैथोलॉजी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो आईजीए इज अ इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ बॉडी सेक्रीशंस। ठीक, ये हमने बता दिया। एंड इज नॉर्मली हैज अ वेरी लो लेवल इन सीरम, मतलब कि ब्लड में इसका बहुत लो लेवल रहता है। बट इन सम पीपल आईजीए इज फाउंड इन ब्लड आफ्टर द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। दिस इज ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। कुछ लोगों में क्या होता है, ये जो आईजीए हमारे सेक्रेशंस में मिल रहा होता है नॉर्मली, वो ब्लड में भी चला जाता है। ठीक है, आफ्टर अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण हो सकता है। दिस आईजीए फॉर्म्स द इम्यून कॉम्प्लेक्स विद द इन्फेक्टिव एजेंट। ठीक है, जो हमारा इन्फेक्टिव एजेंट जो भी आया होगा उसके साथ ये फिर से वही सारी जो जनरल पैथोलॉजी हम लोग ने ऊपर डिस्कस की थी इम्यून कॉम्प्लेक्स वाली, की उसको स्प्लीन नहीं पकड़ पाता है, फिर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके आईजीए वाला इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके हमारी किडनी में अटैच हो जाएगा, और ये किडनी में हेमेचूरिया वगैरह, ग्लोमेरुलर डैमेज, इसको जितना भी डैमेज करना होगा वो वहां पर करेगा अपने हिसाब से। ठीक है, दिस आईजीए फॉर्म्स immune complex with the infective agent and is deposited on the mesengium। mesengium हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि mesengium क्या होता है। This causes complement activation causing the glomerular injury and mesengial proliferation। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पर आप लोग की जानकारी के लिए एक चीज बता दें, आईजीए नेफ्रोपैथी को हम लोग बर्जर डिजीज कहते हैं। ठीक है, और एक होती है ब्यूरजर डिजीज, इसकी स्पेलिंग में आप लोग देखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, इसलिए हमने नोट डाल के लिख दिया है। जो ब्यूरजर डिजीज होती है, देखो आपसे पूछेगा कोई नहीं, पर आप लोग की नॉलेज वर्धन के लिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। ब्यूरजर डिजीज होता है थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे हाथ की जो आर्टरीज होती हैं उसमें इडियोपैथिक कारण से स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म के कारण इसमें स्कीमिया हो जाता है, स्कीमिया के कारण उंगलियां काली पड़ने लगती है, उसमें गैंग्रीन हो जाता है। तो ये जो बीमारी रहती है इसको थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं करना है बर्जर डिजीज और ब्यूरजर डिजीज को। ठीक है, आपके नॉलेज वर्धन के लिए ये चीज होगी। चलो आओ दूसरी चीज पे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कराएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी शोज डिपॉजिट्स इन द मेसेंजियम व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ द आईजी
ए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसमें करा के दिखा लो, उसमें आईजीए के हमको डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लिनिकली पेशेंट प्रेजेंट विद द ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया आफ्टर द रेस्पिरेटरी एंड जीआईडी इंफेक्शन, ठीक है। क्लिनिकली ये ऐसे प्रेजेंट करेगा कि हाँ हमें हेमाचूरिया हो गई, कैसे कि जीआईटी का या हमको क्या कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। और क्या क्या कहेगा कि हेमाचूरिया कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज देन इट डिसअपियर्स। इसका कोर्स बता रहा है कि इसमें जो हेमाचूरिया पेशाब से खून आने की जो समस्या है वो कई दिन तक रहेगी और अपने आप डिसअपियर कर जाएगी और कुछ दिन बाद फिर आने लगेगी, ठीक है। इसका ये कोर्स होता है इस डिजीज का। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैव नॉर्मल रीनल फंक्शन आफ्टर ईच एपिसोड बट सम पेशेंट में डेवलप फीचर ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम आफ्टर मेनी इयर्स एंड दिस मे बी 20 ईयर्स आफ्टर। कहने का ये मतलब है कि देखो इन्फेक्शन ही सब में होता है, ठीक है। आईजीए का इन्फेक्शन जिंदगी में सब में हुआ होता है किसी न किसी को सॉरी, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि कभी कभी चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं, पर कभी कभी ये चीजें अपने आप रिजॉल्व ना होके फुल फ्लेजेड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें कि कभी कभी जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम फुल फ्लेजेड क्या है कि हाँ उसमें प्रोटीन यूरिया मिलता है, क्या कहते हैं एजोटीमिया मिलता है, हाइपरटेंशन मिलता है, दुनिया भर का फुल फ्लेजेड हाइपर नेफ्राइटिक सिंड्रोम डेवलप कर जाएगा रादर देन अ सिंपल हेमाचूरिया, ठीक है। देखो अब आता है इसका तीसरा कारण आता है हेरिडिटी नेफ्राइटिस। देखो हेरिडिटी नेफ्राइटिस को हम लोग एल्पॉट सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। ये सब इसके कारण रहते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम के, ठीक है। देखो हेरिडिटरी नेफ्राइटिस है तो इसमें ये दिक्कत क्या रहती है, एक्स क्रोमोसोम की ये दिक्कत है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम लिंक की दिक्कत है। एक्स क्रोमोसोम पे एक हमारा जीन होता है, उस जीन का नाम हमें नहीं पता है। एक जीन होता है जो कि क्या कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को हर जगह की मतलब बॉडी में कई जगह की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं उसको सेक्रेट करने का काम करता है, जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ आई, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ईयर एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ किडनी, मतलब कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को सेक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। अब इस जीन की अगर दिक्कत हो जाएगी तो जहां जहां ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को ले कर रहा था, जहां जहां बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये बना रहा था, उन ऑर्गन्स में भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो देखो एक बार इसको पढ़ लो, दिस इज अ एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज सो मेल्स आर अफेक्टेड मोर सीवियरली। एक्स क्रोमोसोम में होता है तो इसके लिए मेल्स इसमें ज्यादा अफेक्टेड होते हैं और सीवियरली अफेक्टेड होते हैं। X chromosome has a gene that is responsible for the formation of the basement membrane in the bodies, ठीक है, such as BM जो लिखा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द आईज। आईज में कहाँ पर कॉर्निया का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये बनाएगा, ठीक है। ईयर का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इंटरनल ईयर में जो लेब्रिंथ होता है, ठीक है, उसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएगा और किडनीज का बनाएगा, ठीक है। ड्यू टू अ डिफेक्ट इन दिस जीन बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ दीज ऑर्गन इज फॉर्म्ड डिफेक्टेड, ठीक है। ये इस जीन में डिफेक्ट होने के कारण बेसमेंट मेम्ब्रेन भी यहाँ का डिफेक्टेड बनता है। तो इसमें होता क्या है, जो ग्लोमेरुलस का बेसमेंट मेम्ब्रेन डिफेक्टेड है तो उससे हेमाचूरिया होगा। कॉक्लिया मतलब ईयर में जो होगा उसे हियरिंग डिफेक्ट आएगा, कॉर्निया में होगा तो उसमें अफेक्ट विजन करेगा, लेंस में आएगा तो लेंस डिसलोकेशन आएगा। ये सारी की सारी चीज किसी में मिलेंगी तो उसको हम लोग एल्पॉट सिंड्रोम नाम से संबोधित करेंगे, ठीक है। देखो अब ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जीबीएम थिनिंग इज सीन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो जीबीएम है अच्छे से ले डाउन नहीं हो पाया है, तो इसमें जीबीएम की हमको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की हमको इसमें थिनिंग मिलेंगी, पतली बनेगी, ठीक है। और क्या मिलेगी, या तो पतली है और या तो कहीं ले डाउन हो पाई कहीं ले डाउन नहीं हो पाई। जहां ले डाउन हो पाई वहां पर मोटी हो गई, जहां ले डाउन नहीं हो पाई वहां पर पतली हो गई, ठीक है। सिंपल से इसको एक कहानी की तरह पढ़ो, इसको रटने में मत बढ़ जाना कि हाँ एकदम रट्टा मार रहे हैं बैठ बैठ के, ठीक है। एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो तो ये चीजें तुम लोग अपने आप लिखना चालू करोगे, ठीक है। किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम कहानी के बेसिस पे इसको लो, रट्टा मत मारना इसका। There is a alternate thinning and thinning of the GBM give it a sieve like appearance, मतलब छन्नी के जैसा appearance हो जाता है। क्यों हो जाता है कि कहीं पे GBM मोटी बनती है कहीं पे GBM पतली बनती है, तो इसकी वजह से एक छन्नी नुमा हम लोग को
स्ट्रक्चर देखने को जीबीएम में मिलता है, कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। ठीक है, अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग करा के देखेंगे, क्या कराएंगे, इसमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम में यूरिन टेस्ट सबसे पहले हम करा के देखेंगे। क्या सबसे पहले डिपिस्टिक टेस्ट कराएंगे कि एक, हाँ, स्टिक लेंगे, मतलब एक पेपर आता है, उसको डिप करके देखेंगे तो उसमें क्या बताएगा कि हाँ इसमें प्रोटीन यूरिया है। ठीक है, जहां पर हमको प्रोटीन यूरिया सस्पेक्टेड होगा तो हम उसमें क्या कहेंगे कि हाँ भाई साहब आप जो है 24 घंटे का यूरिन दीजिए और उसमें क्या कहते हैं आप इसका प्रोटीन निकाला जाएगा। अगर प्रोटीन जो है इसमें 3.5 ग्राम से कम आएगा पूरे दिन का 24 घंटे का, तो हम इसको कहेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम। अगर यही 24 घंटे का जो इसमें प्रोटीन आता है 3.5 ग्राम से ज्यादा आता है तो उसको हम कहेंगे नेफ्रोटिक। नेफ्रोटिक ध्यान देना, आइटिक और ऑटिक में। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर ज्यादा आता है 3.5 ग्राम से। ठीक है, अब इसमें माइक्रोस्कोपी अगर शो करेंगे, अगर इसकी यूरिन की माइक्रोस्कोपी करा लेंगे तो उसमें हेमाचूरिया मिलेगा, जो कि हमारा हेमाचूरिया नेफ्रोटिक में नहीं मिला था। ये हेमाचूरिया हमारा इसी में मिलेगा, नेफ्राइटिक में। ठीक है, अब और ब्लड टेस्ट क्या करा सकते हैं, इसमें ब्लड टेस्ट कराएंगे तो इसमें सीरम यूरिया क्रिएटिनिन और बन बन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक टेस्ट होता है हमारा, ये एक रेशियो वगैरह करके इसमें निकालते हैं, इसमें आप मत पढ़ो। ये जो बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये भी हमें बड़ा मिलेगा। ठीक है, और यही चीजें हम अगर क्या कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कराते हैं तो ये चीजें हमें नहीं मिलती हैं, क्योंकि उसमें एजोटीमिया नहीं मिलता। ये सब जो चीजें हैं ये सिंगल एजोटीमिया के अंदर आती हैं। ठीक है, और इसमें एसो टाइटर हम लोग करा के देख लेते हैं, वो इसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेप्टो लिसन ओ से जो इसका इन्फेक्शन होता है इसका भी एक कारण है। ठीक है, और इसमें क्या करा लोगे, किडनी बायोप्सी करा लोगे, जो अभी हम लोग ने बताया कि हाँ उसमें आईजीए नेफ्रोपैथी वगैरह तुमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर इसमें नापेंगे तो इसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, हाइपरटेंशन मिलेगा, जो कि हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द हमारा क्या कहते हैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब दो अलग टॉपिक बचते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर, मतलब एक्यूट रीनल इंजरी, या इसको कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर से भी हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, देखो एक्यूट का शब्द होता है कि जिसका ऑनसेट फास्ट हो। ठीक है, और क्या कहते हैं क्रोनिक, उसको कहते हैं जिसका ऑनसेट स्लो हो, और क्या कहते हैं जो दिक्कत है काफी लंबे समय से हो रही हो। ठीक है, तो एआरएफ इसको शॉर्ट फॉर्म ने दिया है, एआरएफ इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ द रीनल डिस्फंक्शन। ठीक है, ये इट इज अ रैपिड ऑनसेट ऑफ द रीनल डिस्फंक्शन, चीफली ऑलिगोयूरिया एंड एन्यूरिया। इसमें या तो ऑलिगो पेशाब कम बनेगा या तो एकदम नहीं बनेगा, एन्यूरिया। ठीक है, एंड सडन इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, किडनी अचानक से इसमें काम करना उसका कम हो गया, तो होगा क्या कि ये पेशाब कम बना पा रहा है या तो एकदम नहीं बना पा रहा है, इस हद तक की भी बात आ सकती है। और इससे होगा क्या, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किए, यूरिया किडनी वगैरह, ये हमारी बॉडी में बिल्डअप होना चालू करेंगे। ठीक है, इन द ब्लड विद कॉन्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ यूरेमिया, ब्लड में यूरिया की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, उसको हम लोग यूरेमिया कहते हैं। अब इसकी कॉजेस देख लो। ठीक है, देखो इसके कॉजेस हम लोग 3 हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, प्री रीनल कॉजेस, रीनल कॉजेस और पोस्ट रीनल कॉजेस। देखो अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो ये हमारी, देखो एक रीनल आर्टरी जा रही है। ठीक है, ये हमारी है किडनी मान लो। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम एडजस्ट कर लेना। देखो, तो हमारे जो प्री रीनल कॉजेस में आएगा, मतलब किडनी से पहले पहले कॉजेस में जो आएगा वो आएगी यहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उसके जो कॉजेज होंगे वो प्री रीनल कॉजेज होंगे, और रीनल मतलब जो हमारे जो ऑर्गन किडनी है उसका कोई पैथोलॉजी होगी तो वो रीनल कॉज में आएगी। पोस्ट रीनल मतलब किडनी के बाद में, मतलब कि कहीं पे यूरेटर्स वगैरह में कोई दिक्कत आएगी, मतलब जहां से पेशाब फ्लो होके बाहर निकलता है उसमें कोई दिक्कत आएगी उस सिस्टम में, तो उसको हम लोग पोस्ट रीनल कॉजेज में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो प्री रीनल कॉजेज आओ देखते हैं एक बार।
क्या कहते हैं, डिजीज दैट कॉजेज द सडन डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द नेफ्रॉन्स। ठीक है, अगर मानो ये ब्लड फ्लो जा रहा है रीनल आर्टरी में, अगर कोई भी कारण की वजह से XYZ इसमें ब्लड फ्लो किडनी में जाना कम हो गया तो किडनी का डैमेज ऑब्वियसली होगा। ठीक है, ब्लड ही नहीं मिलेगा किडनी को तो किडनी डैमेज नहीं होगी, ऑक्सीजन की लैक से होगी। ठीक है, सच एज इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट और हाइपोवॉल्यूमिया। कार्डियक आउटपुट मतलब कि कम हो जाए, हमारा जो दिल है वो सही से खून को पंप ना कर पाए। ठीक है, तब भी इसमें किडनी में कम ब्लड पहुंचेगा। और हाइपोवॉल्यूमिया हो जाए, किसी भी कारण से हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तो उस वजह से हमें रीनल में मतलब किडनीज में ब्लड हमें कम फ्लो होता हुआ मिलेगा। ठीक है, अब इसके रीनल कॉजेज में जो आते हैं, वैस्कुलर डिजीज ऑफ द आर्टरीज एंड आर्टेरियोल विद इन द किडनीज। ठीक है, जो इसमें वैस्कुलर डिजीज विद इन द आर्टरीज मतलब कि किडनी के अंदर की जो आर्टरीज हैं और आर्टेरियोल्स हैं, इसमें कोई भी हमको पैथोलॉजी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि डिजीज ऑफ द ग्लोमेरुलस पे, जैसे जो हमारा वहां पे टफ टॉप कैपिलरीज रहता है ग्लोमेरुलस में, अगर उसकी कोई कंडीशन मिलेगी, या कोई इफेक्ट ऑफ अ नेफ्रोटॉक्सिन, कोई जैसे हम लोग दवा खा लेते हैं, जैसे नेफ्रोटॉक्सिक दवाएं कौन सी होती हैं ज्यादातर, जैसे एनसेड जो हमारी दवाएं होती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनाक, ये सब जो हमारी टाइप की दवा रहती है ये नेफ्रोटॉक्सिक दवाएं रहती है। कुछ दवाएं जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होती हैं वो भी हमारी नेफ्रोटॉक्सिक दवाएं होती हैं। ठीक है, ऐसी कोई दवाएं जो रीनल जो किडनी पे डायरेक्ट अपना असर दिखाती हैं, उसको खराब करती हैं, वो नेफ्रोटॉक्सिन्स के अंदर आती हैं। ठीक है, और इन्फेक्शन ऑफ द किडनीज की किडनीज में कहीं से उठ के कोई ना कोई इन्फेक्शन आ जाए। ठीक है, ये हो गया रीनल कॉजेज। अब देखो इसके पोस्ट रीनल कॉजेज क्या होते हैं, कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द यूरिन। ठीक है, कॉज्ड बाय अ मास विद इन द ल्यूमन और ठीक है, जो हमारा जो ल्यूमन है, ल्यूमन का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ जो यूरेटर है यहाँ पर कोई आके मास मतलब कि जैसे कोई ट्यूमर हो गया, कोई स्टोन हो गया, यहाँ पे आकर अगर आके अटक गया तो हमारा जो यूरिन जो किडनी से बनेगा वो एफिशिएंटली निकल नहीं पाएगा, तो वो पीछे की तरफ बिल्डअप होगा। इससे क्या डेवलप होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? देखो हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं समझ में आता है तो हम आप लोग को समझा देते हैं। ये जैसे ये कैल्सीज रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, किडनी के, तो यहाँ पर अगर मानो स्टोन है, ठीक है, तो यहाँ पे यूरिन बिल्डअप करेगा और ये जो कैल्सीज होते हैं ये किडनी के स्वेलअप कर जाएंगे। ये किडनी के नॉर्मल जो नेफ्रॉन्स है उस पर प्रेशर डालेगा बढ़ा हुआ यूरिन, और उससे वो जो प्रेशर है उससे क्या कहते हैं, किडनी डैमेज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन को कहते हैं। ठीक है, caused by a mass within the lumen or external compression anywhere along the urinary tract। ठीक है, या तो क्या कहते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज है जो अटक रही है, या तो कोई बाहर से ऐसी चीज है जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है हमारा उसको कंप्रेस कर रही है, यूरिन का फ्लो को रोक रही है। जैसे कोई बाहर का ट्यूमर हो गया, कोई बाहर की लिम्फेडेनोपैथी हो गई, उसकी वजह से जो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट का ये जो यूरेटर्स वगैरह हैं ये ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज द यूरेटर, ब्लैडर एंड द नेक ऑफ द यूरेथ्रा पे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा तो वो हमारा पोस्टीरियर कॉजेज में मिलेगा। इसके क्लिनिकल फीचर देख लो, डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द अंडरलाइन कॉज एंड ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज। ये क्या कहते हैं, क्लिनिकल फीचर जो होते हैं कि कितनी सीवियर हमारा जो कॉज है उसकी सीवियरिटी पे, और क्या कहते हैं स्टेज ऑफ द डिजीज पे डिपेंड करता है। हाउएवर वन ऑफ द थ्री मेजर पैटर्न्स आर यूजुअली इमर्ज। ठीक है, हमें तीन क्या कहते हैं मेजर पैटर्न में ये बीमारी इमर्ज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, देखो सबसे पहले सिंड्रोम ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस के फॉर्म में ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखो सिंड्रोम ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस क्या होता है, एसोसिएटेड विद द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये जो हमारा रहता है, जो स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रहता है, जो अभी हमने नेफ्राइटिक सिंड्रोम में पढ़ा, इसका भी ये एक कॉज रहता है एक्यूट किडनी इंजरी। ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो रहता है ये करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कभी कभी इससे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इससे ट्रिगर हो जाती है। देखो मतलब कि नाम इसका पढ़ो, रैपिडली मतलब जल्दी से, और प्रोग्रेसिव मतलब ये समय के साथ प्रोग्रेस मतलब कि बढ़ रही है। ठीक है, जल्दी डेवलप भी हो रही है और समय के साथ बढ़ भी रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है ये एक्सटेंसिव प्रोलिफरेशन होने लगता है। इसमें जो ग्लोमेरुलस के इसमें जो सेल्स होते हैं पैराइटल एपिथेलियम के, इसमें जो सेल्स होते हैं
इसका एक्सटेंसिव प्रोलिफरेशन होने लगता है किसी भी ट्रिगर के कारण, ठीक है। तो दिस इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी, सॉरी यहाँ इंक्रीजेस नहीं होगा, यहाँ डिक्रीजेस होगा, ठीक है। ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी को ये डिक्रीज करेगा। ये यहाँ पर ये जो इसकी जो जो ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारा जो परमिएबिलिटी है वो कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, जीएफआर भी कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। उससे होगा क्या कि माइल्ड प्रोटीन यूरिया मिलेगी, हेमाचूरिया मिलेगी, एडिमा मिलेगा, हाइपरटेंशन और एजोटीमिया, जो हमारे क्या कहते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम के जितने भी लक्षण थे सबके सब इसमें मिलने लगेंगे, ठीक है। इसको एक्यूट नेफ्राइटिस, ये याद रखना कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो वाला कॉज था, ये एक्यूट नेफ्राइटिस का भी कॉज होता है, ठीक है। अब या तो सिंड्रोम ऑक्यूपाइंग द ट्यूबुलर पैथोलॉजी, देखो ये तो हो गई ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी। ग्लोमेरुलर आप लोग जानते हो, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और या तो इसमें ट्यूबुलर पैथोलॉजी मिलेगी। ट्यूबल्स मतलब कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रहते हैं, या तो ल्यूप ऑफ हैनले मिलते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी कोई पैथोलॉजी या तो मिल रही होगी, ठीक है। देखो, there is destruction of the tubular cells of the nephrons as occur in the acute tubular necrosis, ठीक है। एक हमारा एक बीमारी होती है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। नाम इसका सही देखो, देखो बीमारियों के नाम देखो, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो, ठीक है। ट्यूबुलर मतलब कि ट्यूब्यूल्स, उसका नेक्रोसिस क्यों हो रहा होगा उसका नेक्रोसिस, ठीक है। देखो ट्यूब्यूल्स का जो नेक्रोसिस होता है वो ज्यादातर जैसे कि हमने कोई टॉक्सिन खा लिया, कोई नेफ्रोटॉक्सिन भयंकर खा लिया, तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। और ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्यों होगा कि ट्यूब्यूल्स हमारे ऐसी क्या दिक्कत पड़ गई जो हमारा ट्यूब्यूल्स टूटने लगे। जैसे ये देख रहे हो कि आप यहाँ पर ब्लड सप्लाई है, यहाँ पर मानो यहाँ पर ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से हैम्पर हो गई, ठीक है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई कट गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्यूब्यूल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो इसके जो सेल्स हैं टूट टूट के गिरने लगेंगे, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल्स हमारे खराब हो जाएंगे। तो इसके कारण भी ट्यूबुलर नेफ्रोपैथी के कारण हमको क्या कहते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके 3 फेजेस में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ओलिगो यूरिक फेज होगा। ओलिगो यूरिक मतलब 400 ml से कम यूरिन बन रहा होगा, और क्या कहते हैं वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज इन ब्लड, ठीक है, ये इसमें मिलेगा। देखो हमारा जो किडनी की पैथोलॉजी, आप फिजियोलॉजी आप लोगों ने जो नीट में पढ़ी हुई उसको एक बार रिवाइज कराते हो, ठीक है। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, हमारा जो ब्लड की जो गंदगी जो आती है यूरिया वगैरह, वो ट्यूबुलर सेक्रीशन की वजह से आती है। हमारे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो ट्यूब्यूल्स में गंदगी को सेक्रीट करते हैं, ठीक है। अब हमारे सेक्रीशन ही नहीं हो पा रहा है, ट्यूब्यूल्स ही खराब हो गए, तो वेस्ट प्रोडक्ट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, इसमें भी बढ़ने हैं, ठीक है। इसमें इसकी वजह से एजोटीमिया होगा, एसिडोसिस होगी, ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और क्या होगा, हाइपर कैलेमिया। ये सब जो चीजें हमारी किडनी निकाल देती है ज्यादा से ज्यादा फॉर्म में, तो ब्लड में ये सब बढ़ने लगा, हाइपर कैलेमिया, हाइपर नेट्रीमिया, हाइपर वॉल्यूमिया मिल जाएगा, ठीक है। और देखो अब आता है डायूरेटिक फेज, मतलब कि हाँ थोड़ा सा इसमें रिपेयर होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा परमानेंट ये डैमेज हो जाएगा। कभी अगर बाय द वे ये रिपेयर होने लगा, ट्यूब्यूल्स अपने आप को हील करने लगे, तो पेशाब थोड़ा थोड़ा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि विद द ऑनसेट ऑफ द हीलिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स, इम्प्रूवमेंट इन द यूरिनरी आउटपुट हमको डायरेटिक फेज में देखने को मिलेगा। अब फुली रिकवर, अब जो ये ट्यूबुलर वाली डिजीज रहती है ये फुली रिकवर हो जाती है, ठीक है। फुल रिकवरी टेक प्लेस इन द हाफ ऑफ द केसेस व्हाइल अदर टर्मिनेट टू डेथ। इसमें देखा जाता है हाफ ऑफ द केसेस में रिकवरी पूरी हो जाती है, और बाकी जो होते हैं वो मर जाते हैं एक्यूट केसेस में। और अब देखो जो तीसरा कारण बचा था वो प्री रीनल सिंड्रोम बचा था, ठीक है। अब प्री रीनल सिंड्रोम जैसे कि इस्कीमिया ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाइंग द किडनीज, ठीक है। ब्लड वेसल्स को जो हमारे सप्लाईज कर रही थी उसमें इस्कीमिया हो गया, उससे क्या हो गया, इस्कीमिया से हमारा हाइपोवॉल्यूमिया डेवलप करेगा। आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उसके कॉजेज बता रहे हैं यहाँ पर, इस्कीमिया क्यों डेवलप होगा, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिया अभी सब हम लोग ने ऊपर इसको डिस्कस किया, आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक है, और कार्डियक इनसफिशियंसी। इन कारण के कारण हमें जो किडनीज में ब्लड का परफ्यूजन कम मिल सकता है, ठीक है।
इसकी वजह से होगा क्या, जीएफआर कम हो जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट हमारा गिर जाएगा, और फिल्ट्रेशन रेट गिरने की वजह से जो ब्लड में हमारे जो टॉक्सिन्स जो हमारे नॉर्मली निकल जाते हैं वो बिल्डअप करने लगेंगे, एजोटीमिया और फ्लूइड रिटेंशन होगा और एडिमा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब हो गई एक्यूट क्रोनिक, एक्यूट वाली हो गई। अब आते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर। देखो एक्यूट और क्रोनिक में यही अंतर होता है, जो कॉजेज हमारे जो हमने ऊपर पढ़े हैं जैसे नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, ये अगर जल्दी जल्दी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्यूट किडनी इंजरी होती है। और यही कॉजेज मतलब ज्यादातर यही और भी कॉजेज इसके होते हैं, और ज्यादातर यही सब पैथोलॉजी अगर धीमे धीमे करके डेवलप हो रही है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट कायदे से दवा नहीं करता है, या कोई पेशेंट अपनी बीमारी को इग्नोर करते चला जाता है, तो धीमे धीमे होता क्या है कि इसमें किडनी में फाइब्रोसिस होने लगती है और किडनी सिकुड़ने लगती है। ठीक है, किडनी में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन पिक्चर बनती है हमारे सामने, क्लिनिकल पिक्चर, तो इससे हम समझते हैं कि ये जो एक्यूट केस नहीं रह गया, ये क्रोनिक किडनी फेलियर का केस है। ठीक है, इसको क्रोनिक किडनी डिजीज से भी संबोधित करते हैं। CKD is a syndrome characterized by progressive and irreversible deterioration of the renal function। ठीक है, इसमें जो 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 क्या कहते हैं लॉस होता है, इसमें जो क्या कहते हैं किडनीज का फंक्शन जाता है वो इरिवर्सिबल जाता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि मामला काफी पुराना हो चुका है इसमें। ठीक है, अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता डायलिसिस के अलावा। ठीक है, ये हमने अपने पास से बताया, इसमें लिखा नहीं है। इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव, मतलब समय के साथ ये बढ़ेगी, और इरिवर्सिबल मतलब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो एक जनरल कॉन्सेप्ट हम तुम लोग देते हैं कि कहीं भी अगर मान लो फाइब्रोसिस वगैरह हो जाती है किसी भी ऑर्गन में, किसी भी सिस्टम में फाइब्रोसिस अगर हो गई तो वो रिवर्स नहीं हो पाती है। फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस का रिवर्स होना, वेदर इट बी लंग्स और क्या कहते हैं अगर आर्थराइटिस में हो गई फाइब्रोसिस, फाइबर्स कहीं भी पड़ गए तो वो हमारा रिवर्स होने में बहुत दिक्कत होती है या तो होते ही नहीं। तो इसमें वही होता है कि क्रोनिसिटी की वजह से इसमें किडनी में फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइबर्स पड़ जाते हैं और किडनी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, छोटी हो जाती है, उसको दोबारा आप बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, तो है कहाँ पर थे हम लोग, इरिवर्सिबल डिटोरिएशन ऑफ रीनल फंक्शन ड्यू टू स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ रीनल पैरेन्काइमा। रीनल पैरेन्काइमा, ठीक है, रीनल पैरेन्काइमा का मतलब होता है एक तो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अगल बगल जो सपोर्टिंग सेल्स रहते हैं उसको हम लोग रीनल पैरेन्काइमा कहते हैं। इसमें पैरेन्काइमा का भी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, इवेंचुअली टर्मिनेटिंग इन द डेथ when the sufficient nephrons has been damaged। इवेंचुअली इसमें डेथ देखने को मिलती है जब हमारे सफिशिएंट नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे तब। देखो इसमें मेन कारण जो दिक्कत हमें फेस करने को मिलती है, इसमें एसिडोसिस की दिक्कत हमें फेस करने को मिलती है। क्रोनिसिटी में हम लोग को एसिडोसिस इसमें ज्यादा दिक्कतदायक होती है विद एजोटीमिया एंड यूरेमिया। ठीक है, एसिडोसिस क्या होता है कि ब्लड में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का बढ़ना। नॉर्मली हमारा जो ब्लड में एसिड बेस का बैलेंस रहता है ये हमारा किडनी मेंटेन करके रखती है। किडनी जो एक्स्ट्रा H+ आयंस जो रहते हैं हमारी बॉडी को किडनी एक्सक्रीट कर देती है। यहाँ किडनी जो हमारी बीमार पड़ी है तो इसमें एसिड जो रहेगा H+ आयंस रहेंगे हमारे ब्लड में बिल्डअप करेंगे। ठीक है, और एजोटीमिया यूरेमिया तो आप लोग को पता है कि क्यों डेवलप करेगा भाई। अब देखो इसकी इटियोपैथोजेनेसिस पे, इटियोपैथोजेनेसिस इज नथिंग बट कॉज, इसको कॉज कहते हैं। ठीक है, ऑल क्रोनिक नेफ्रोपैथीज कैन लीड टू द क्रोनिक किडनी फेलियर। जितनी भी क्रोनिक नेफ्रोपैथीज आती है, जैसे मान लो कोई भी अगर क्रोनिक नेफ्रोपैथी, जैसे मान लो पुराना नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही है या पुराना नेफ्राइटिक सिंड्रोम ही है, अगर उस पर आदमी ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो सारी की सारी हम लोग की क्रोनिक किडनी डिजीज कर देंगी। ठीक है, ब्रॉडली द इटियोपैथोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसकी जो इटियोपैथोलॉजी है हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक तो हो गई जैसे अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी थी जहाँ पे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस थी, और एक तो ट्यूबुलर पैथोलॉजी थी कि जहाँ पे ट्यूब्यूल्स की पैथोलॉजी हम इनको देखने को मिली। सेम उसी तरीके से इसमें पर देखो इसमें जो कॉजेज होते हैं हम लोग ने थोड़े से और अच्छे से लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी में रहता है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज, कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। ठीक है, हमारा ये यहाँ पर
जो ग्लोमेरुलस को इंजरी, अगर कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज हमारी किसी भी ग्लोमेरुलस को इंजरी करती है तो ये इसमें आती है, जैसे कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये जिसमें क्या कहते हैं, पहला नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्लास किया हुआ, उसमें हमने इसको मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जिसको नहीं आता है वो पीडीएफ ग्रुप में पढ़ा होगा, उसको जाके एक बार पढ़ने की कोशिश करेगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेगा। ठीक है, और क्या रहती है, एक देखो नया टर्म सुनने को मिल रहा है। देखो ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कहीं ना कहीं तुम लोग, कोई अगर तुमको किडनी की रिपोर्टें वगैरह पकड़ा देगा और उसमें एएनसीए वगैरह लिखे रहेगा, एएनसीए पॉजिटिव वगैरह, तो तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब नॉर्मल जांचों में कराई जाती हैं, किडनीज की जांचों में। ठीक है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ठीक है, नाम देखो, नाम पकड़ो। ठीक है, नाम नहीं काम छुपा इसका। एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसके साइटोप्लाज्म के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। देखो आओ ध्यान से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो कोने में हमने ये तुम्हारा एक न्यूट्रोफिल बनाया हुआ है। ठीक है, न्यूट्रोफिल में 3 से 4 लोब्स होते हैं, तुम्हें पता है। और इसमें न्यूट्रोफिल्स में छोटे 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 ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में हमारे एसिडिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ये ग्रेन्यूल्स का क्या रहता है, ग्रेन्यूल्स रहता है हमारा बर्स्ट करते हैं, उसके बाद जो इन्फेक्शन रहता है, ग्रेन्यूल्स में से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे उस इन्फेक्शन को मारते हैं। ठीक है, जो ग्रेन्यूल्स रहता है इसमें कुछ ऐसे खतरनाक एंजाइम रहते हैं, जब ये बस्ट करते हैं तो यही इन्फेक्शन को मारते हैं। इनका मारने की पैथोलॉजी ढंग यही है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हैव ग्रेन्यूल्स व्हिच कंटेनिंग फाइट ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग फाइट एंजाइम्स टू फाइट द इन्फेक्शन। इन्फेक्ट लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में इन्फेक्शन कर लेना। ठीक है, समटाइम एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द न्यूट्रोफिल्स। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम का दिमाग फिर जाता है। ठीक है, उसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स जो हमारे रहते हैं उसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से होता क्या है, ये हमारे जो ग्रेन्यूल्स हैं ये फट जाते हैं बिना किसी कारण के। अब देखो, जहां जहां ये फटेंगे वहां वहां पर वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स रहते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रहते हैं, कि प्रोटीन को तोड़ने के एंजाइम्स रहते हैं। वेदर इट भी बैक्टीरिया का प्रोटीन तोड़ेंगे, और अगर हमारे नॉर्मल शरीर पे लग जाएगा तो वहां तो उनको क्या मतलब कि हम केवल बैक्टीरिया का तोड़ेंगे, वो तो जहां जहां प्रोटीन पाएंगे वहां वहां तोड़ना चालू करेंगे। हमारी किडनी पे अगर वो लग गए तो वो किडनी की प्रोटीन को तोड़ना चालू करेंगे, और क्या कहते हैं, वहां पे वो डैमेज होता चला जाएगा। तो जो किडनीज में जो क्रोनिक जांचें होती हैं उसमें ये सब जांचें कराई जाती हैं, उसमें लिखा रहेगा एएनसीए पॉजिटिव नेगेटिव, तो तुम लोग को पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि एएनसीए वगैरह होता क्या है। ठीक है, और इसमें आईजीए नेफ्रोपैथी भी एक कारण रहता है, कि क्रोनिक आईजीए नेफ्रोपैथी जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया अभी, आईजीए नेफ्रोपैथी, उसका भी एक कारण रहता है। और सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज जैसे कि इन एसएलई और मलेरिया। ठीक है, एसएलई वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं वो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एसएलई में भी बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्स वाली ही इसमें क्या कहते हैं, पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है। देखो इम्यून कॉम्प्लेक्स वाली पैथोलॉजी कई बीमारियों में हमारा, ठीक है, रहती है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये कई बीमारियों में लगता है हमारा। ठीक है, एक सिंगल बीमारी में नहीं लगता है। और मलेरिया वगैरह में भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन जो होता है। और क्या होता है, पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी एक होता है ये। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन हम लोग नहीं करेंगे, इसको बस ऐसे ही पढ़ लो। और क्या कहते हैं, अब नॉन इम्यूनोलॉजिकल कॉज, जो ऊपर जो हम लोग ने पढ़े थे वो इम्यून कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हम लोग ने कॉज पढ़े थे। अब क्या है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल कॉज पढ़ते हैं, मतलब इम्यूनिटी से, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स वगैरह इसमें कुछ नहीं बनेगा, सिंपल इसमें दूसरे कॉजेज होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। ठीक है, देखो डायबिटीज में नेफ्रोपैथी से क्या रिलेशन है। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे सर डायबिटीज हो गया, इसमें नेफ्रोपैथी कैसे होगी। तो डायबिटीज में होता क्या है कि जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर रहता है वो हमारे आर्टेरियोल्स में जाके जमा होता है। ठीक है, आर्टेरियोल्स में जाके जमा होता है, वहां की आर्टरीज को मोटा कर देता है, तो वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको डिस्टर्ब कर देता है, उनको खराब कर देता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स खराब हो जाएंगे धीमे धीमे, तो ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, इससे क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन मिलेगा।
ठीक है, इसी वजह से डायबिटीज में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। 99 ज्यादा बोल दिया हमने। जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं उसमें 80% क्या कहते हैं, लगभग क्लिनिकली हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, उसका कारण हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, डायबिटीज में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है, वो जाएगा जो हमारे किडनीज के छोटे छोटे आर्टेरियोल्स या आर्टरीज हैं, वहां पे जाके उसके ल्यूमन में जमा होना चालू हो जाएगा। ल्यूमन में कैसे, फैट के फॉर्म में जो शुगर है वो कन्वर्ट होती है फैट के फॉर्म में, वो जाती है आर्थरोस्क्लेरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होगा, ल्यूमन का मुंह छोटा हो जाएगा, क्या कहते हैं, उसकी वजह से किडनी में परफ्यूजन कम हो जाएगा। किडनी में परफ्यूजन कम हो जाएगा तो किडनी कहेगी कि यार ये तो परफ्यूजन कम हो गया, हमको अपना जो रास वाला जो सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसको लग रहा है एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक्टिवेट करेगा तो इससे क्या होगा, जनरलाइज एंजियोटेंसिन अपना काम करेगा, सारी की सारी ब्लड वेसल्स को उठा के उसमें टेंशन क्रिएट कर देगा। जब सारी की सारी ब्लड वेसल्स में बॉडी की टेंशन क्रिएट हो जाएगा तो बीपी अपने आप बढ़ जाएगा। ये कुछ हम लोग ने कर ली जनरल बातें टॉपिक से हट के। ठीक है, अब आओ फिर से टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और अमाइलॉइड नेफ्रोपैथी, ठीक है, ये एक बीमारी होती है, हमारे प्रोटीन में, हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनने लगते हैं कभी कभी। ये भी एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, ये किसी भी कारण से लिवर वेल के इन्फंक्शन के कारण क्या क्या कहते हैं, एक अमाइलॉइड प्रोटीन बनने लगते हैं ज्यादा में, और ये जाके हमारी किडनीज में अमाइलॉइड प्रोटीन जमा होने लगता है, उसके वजह से किडनी खराब हो जाती है। ठीक है, और एल्पॉर्ट सिंड्रोम, एल्पॉर्ट सिंड्रोम हम लोग ने क्या पढ़ा था, हेरिडिटी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ी थी, हेरिडिटी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एल्पॉर्ट सिंड्रोम, जिसमें कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, वो अच्छे से नहीं बन पा रही थी, वो भी इसमें एक कॉज रहता है। और एनसेड एसोसिएटेड मिनिमल चेंज डिजीज, ठीक है, जो एनसेड्स जो रहते हैं, हमारे दर्द की दवाएं जो रहती हैं, एसिटामियोफेन वगैरह, उसको अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये किडनी में दिक्कत कर देती हैं और उसमें मिनिमल चेंज डिजीज कर देती हैं। मतलब कि मिनिमल चेंज डिजीज हम लोग ने पढ़ा था कि जो पोडोसाइट्स होते हैं हमारी किडनी का, उसके जो फुट प्रोसेस होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, वो सो इफेक्समेंट ऑफ द फुट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, देखो इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोगों को समझ, अगर चीजें समझ में आती हैं तो इसमें 0% रटना है। ठीक है, और अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं तो इसमें 100% रटना है। ठीक है, देखो, और ट्यूबुलो इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी, ठीक है, कि जो ट्यूब्यूल्स है, इंटरस्टिशियल, सॉरी लिखा है, इंटेस्टाइनल नहीं लिखा है, इंटरस्टिशियल लिखा है। इंटरस्टिशियल मतलब कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके आसपास जो सेल्स रहते हैं उनकी भी पैथोलॉजी इसमें ली गई है। डैमेज टू द ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल सेल्स टिश्यूज रिजल्ट इन द अल्टरेशंस ऑन इन द रीअब्जॉर्प्शन एंड द सेक्रीशन। ठीक है, जो हमारा किडनी का और यूरिन का जो कंसंट्रेशन ज्यादातर होता है वो ट्यूब्यूल्स में होता है, और वहां पर ट्यूब्यूल्स में ही हमारे जो अनवांटेड जो सब्सटेंस रहते हैं वहां वहीं पे वो सेक्रीट किए जाते हैं आर्टेरियोल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये दो काम गड़बड़ा जाएंगे, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, लीडिंग टू द लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन नहीं हो पाएगा तो डाइल्यूटेड यूरिन ज्यादा होगी इसमें। ठीक है, अब इसमें जो वेस्कुलर इसके जो कॉजेज रहते हैं, ये 3-4 हेडिंग्स के हम लोग पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है, इसके जो वेस्कुलर कॉजेज रहते हैं वो इस्कीमिया रहता है। ठीक है, या तो मतलब जो अभी हमने जो तुमको नेफ्रॉन दिखाया था उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स मिल रहे थे, अब मानो इस कहीं ब्लड वेसल्स में हमको कहीं इस्कीमिया देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो ट्यूबुलर नेफ्रोपैथी हम लोग को देखने को मिल जाएगी, ट्यूब्यूल्स यहाँ पे डैमेज होने लगेंगे। एक तो ये कारण हो गया, और एक कोई टॉक्सिक कारण हो गया। ठीक है, कि मान लो कोई टॉक्सिन हम लोग ने खा लिया, ठीक है, जैसे कि लेड, कैमियम या पीसीएम मतलब पैरासीटामोल, तो ये जाके हमारी किडनी को इंजर करने लगेगा, मतलब ट्यूब्यूल्स को इंजर कर देगा। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, ये जो ऊपर जो हम लोग ने कॉज पढ़े थे सेम वही कॉज आ गए। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन लीड टू द फ्लूइड बैक प्रेशर। ठीक है, प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ नेफ्रॉन्स ड्यू टू क्लॉट, ट्यूमर और स्टोन स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर हम लोग इसको डील कर चुके हैं वही सब कारण इसमें भी होते हैं, पर इसमें क्रोनिसिटी ऑफ द क्या कहते हैं कारण रहता है। इसमें जो कारण रहते हैं वो क्रोनिक कारण होते हैं, उसमें एक्यूटली ये सब डेवलप करता है, रिलेटिव ये सब जो डेवलप करता है फास्ट डेवलप करता है, जो हम लोग ने एक्यूट किडनी इंजरी में पढ़ा। अब देखो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इससे हमें मिलेगा क्या क्लिनिकली देखने को।
तो देखो इसके रीनल मैनिफेस्टेशन और एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे, कि मतलब कि रीनल मतलब रिलेटेड टू किडनीज, ठीक है, और एक्स्ट्रा रीनल मतलब नॉट रिलेटेड टू किडनीज, ठीक है, ऐसे इसमें मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे। देखो तो सबसे पहले इसमें देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा, हमने तुम्हें बताया कि जो H+ आयंस रहते हैं ये निकल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं ये ब्लड में इंक्रीज करते हैं। इसका जो क्लिनिकल फीचर कुछ स्मॉल ब्रीदिंग मिलता है, ठीक है, तो स्मॉल ब्रीदिंग एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है। एसिडोसिस किसी भी पेशेंट को एसिडोसिस हो रहा होगा तो वो स्मॉल ब्रीदिंग लेगा। वो स्मॉल ब्रीदिंग में होता क्या है, जो हमारी जो इंस्पिरेशन रहता है ये काफी शॉर्ट और तेजी तेजी से होता है। क्या कहते हैं इसमें जो मरीज रहता है जो एयर के लिए एयर हंगर डेवलप हो जाती है, ये कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी हम लोग ब्रीदिंग ले, तो इसमें काफी शॉर्ट और जल्दी जल्दी ब्रीदिंग होती है, तो इस ब्रीदिंग को पैटर्न को कहते हैं स्मॉल ब्रीदिंग, ठीक है। ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। देखो ब्रीदिंग जो होती है हमारी बॉडी में वो एसिडोसिस को कम करती है। हमारी बॉडी में जितना ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है तो ऑक्सीजन लेवल जो रहता है वो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करके रखता है। ये डिटेल टॉपिक जब हम लोग एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे तब वो उसमें हम लोग रिएक्शंस को हम लोग समझाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारी बॉडी से CO2 निकलता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी बॉडी में एसिडोसिस है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। देखो अब आता है हाइपर कैलेमिया से डेवलप करेगा, जो पोटेशियम है हमारी बॉडी से निकल नहीं पाएगा तो हमारी ब्लड में इकट्ठा होने लगेगा, तो ठीक है। और ये जो हाइपर कैलेमिया है ये हमारा ज्यादातर एसिडोसिस के साथ मिलने लगता है, ठीक है। तो जो एसिडोसिस होती है हाइपर कैलेमिया को और बद से बदतर बना देती है, दोनों में प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या रहते हैं, देखो हमारी बॉडी में जब भी पोटेशियम बढ़ेगा, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, ओवर पोटेशियम जब हो जाएगा तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे दिल पे पड़ेगा, क्योंकि जो दिल की मसल्स हैं उनको ज्यादा पोटेशियम हजम नहीं होता है, ठीक है। हालांकि पोटेशियम उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल जो रहता है वो पोटेशियम का रहता है, पर उसको अगर ज्यादा पोटेशियम मिल जाएगा तो उसकी दिल की हालत खराब हो जाएगी, उसमें एरिथमिया डेवलप होने लगेगा। एरिथमिया मतलब कि हार्ट जो है हमारा उसकी जो रिदम होती है वो गड़बड़ा जाएगी, ठीक है, वो फड़फड़ाने लगेगा हार्ट हमारा, उसमें वीकनेस मिलेगी, नोजिया मिलेगी, मसल इरिटेबिलिटी मिलेगी और फ्लैसिड पैरालिसिस मिलेगा, ठीक है, हाइपर कैलेमिया की वजह से। और इसमें क्या मिलेगा कि सोडियम वाटर रिटर्न इम्बैलेंस मिलेगा, ठीक है, कि सोडियम और वाटर अच्छे से निकल नहीं पाएगा तो इसका इम्बैलेंस हो जाएगा। इससे क्या होगा, अब देखो पढ़ते चले जाओ, हाइपर वॉल्यूमिया हो जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड और CCF मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। देखो जब भी हमारी बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड होगा, फ्लूइड हमारी बॉडी से जब भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है, तो हमारा जो दिल है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्लूइड को हमारी बॉडी में पंप करने का उसको जिम्मा दिया गया है। अब हमारी बॉडी में हम जबरदस्ती अगर फ्लूइड डाल देंगे तो क्या कहते हैं हार्ट जो है उसको क्या कहते हैं बढ़ा हुआ फ्लूइड पंप करने में दिक्कत होगी, तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। CHF होगा यहाँ पर, CCF नहीं होगा, CHF होगा, इसको करेक्ट आप लोग कर लेना, ठीक है, देख लेना आप लोग। देखो अब इसमें हाइपर यूरिसीमिया मिलेगी, हमारा जो किडनीज है जो यूरिक एसिड है उसको भी कायदे से नहीं निकाल पाएगी, तो इसमें गाउट की समस्या भी हमें मिलने लगेगी, ठीक है। और एजोटीमिया मिलेगा, एजोटीमिया तो हम लोग इतनी देर से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। और क्या मिलेगी, प्रोटीन यूरिया मिलेगा, प्रोटीन यूरिया मतलब पेशाब में प्रोटीन जाएगा हमारी बॉडी में, उससे हाइपोप्रोटीनीमिया डेवलप होगी, और जब जब हमने बताया था हाइपोप्रोटीनीमिया डेवलप होती है तो उसमें एडिमा डेवलप होता है, ठीक है। ये हम लोग कौन सा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन में क्या मिलता है, अनीमिया मिलता है। देखो किडनी के ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाएगी तो उसका जो फंक्शन है वो क्या कहते हैं कम हो जाएगा, किडनी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कुछ भी इस तरीके से हो जाएगा तो उसका फंक्शन सारे के सारे फंक्शन उसके स्लो हो जाएंगे। आप लोग ने ये पढ़ा होगा कि किडनी का एक फंक्शन एरिथ्रोपोइटिन को भी सक्रिय करना होता है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन रहता है जो किडनी सेक्रेट करती है जिससे कि ब्लड जो RBCs बनने में हमें सहायता मिलती है, ठीक है, तो उससे एनीमिया भी मिलेगी हमें, ठीक है। अब इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम,
ठीक है। देखो इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम क्या होता है, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं जो आउटर स्किन से रिलेटेड जितना भी सिस्टम रहता है उसको हम लोग इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम मेडिकल साइंसेस में बोलते हैं। एक आपके लिए नई टर्मिनोलॉजी है, एक आपके लिए नया टर्म है सीखने के लिए। ठीक है। देखो होगा क्या, हमारे ब्लड में यूरिया जो है, यूरिया वगैरह ये सब जो फालतू की चीजें हैं ये सब बढ़ रहा है। ठीक है। यही चीज हमारा पसीने से भी निकलेगा। ठीक। अब जब हमारा पसीना सूख जाएगा तो जो यूरिया के क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे पाउडरी फॉर्म में यूरिया हमारे ऊपर स्किन के ऊपर डिपॉजिट करने लगेगा। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं यूरेमिक फ्रॉस्ट। ठीक है। ये क्रोनिक किडनी पेशेंट्स में हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है। देखो अब पढ़ो, डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनरी पिगमेंट सच एज यूरोक्रोम कॉजेस सॉलो यूरो। देखो यूरो या तो यूरोक्रोम जो पिगमेंट होता है हमारा जिससे पेशाब में पीलापन आता है वो हमारी बॉडी स्किन की तरफ चलाएगा तो स्किन हमारी सैलो येलो कलर की हो जाएगी। ठीक है। और जो हमारा यूरिया रहता है वो स्वेट में आ जाता है और जब स्वेट हमारा सूख जाता है इवेपोरेट कर जाता है तो वो स्किन पे पाउडरी फॉर्म में रह जाता है। इसको यूरेमिक फ्रॉस्ट भी कहते हैं। अब जाके देखना इसमें जो चरक इंद्रिय स्थान अगर किसी ने पढ़ा हो, चरक इंद्रिय स्थान में आखिरी चैप्टर जो है गोमय चूर्ण मिला है। ठीक है। देखो गोमय चूर्ण मतलब उसमें बताया गया है कि ऐसे पेशेंट जिनके माथे पर गोमय चूर्ण मतलब गोबर के चूर्ण जैसा क्या कहते हैं स्ट्रक्चर आ जाए तो वो लोग 1 साल के अंदर वो पेशेंट मर जाता है। ठीक है। तो गोमय चूर्ण का मतलब क्या है ये हमको लगता है और जो दूसरे जिन टीचरों ने हमें पढ़ाया है लेक्चर जो अटेंड किए हैं वो इसको इसी चीज से कोरिलेट करते हैं कि उसमें यूरेमिक फ्रॉस्ट से ही उस गोमय चूर्ण की हम लोग कनेक्टिविटी बैठाते हैं। ठीक है। और सही में देखा भी गया है कि जो क्रोनिक किडनी फेलियर इस तरीके के होते हैं उसमें पेशेंट की जो लाइफ होती है वो 1 साल तक ही लगभग होती है। ठीक है। 1 साल 2 साल ही जीता है, ज्यादा जी नहीं पाता है अगर ये सिम्टम्स मिलने लगे तो ये हेंस प्रूव बाय मॉडर्न साइंसेस भी है जो हमारा आयुर्वेद को कह रहा है इतने दिन से। ठीक है। अब देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो किडनीज हैं हमारा फ्लूइड निकाल नहीं पा रही हैं। ठीक है। तो फ्लूइड जो है हमारा बॉडी में ओवरलोड हो रहा है, फ्लूइड ज्यादा डेवलप हो रहा है हमारे बॉडी में। ठीक है। तो हार्ट को क्या करते हैं, इसमें हार्ट के पास ओवरलोड आ गया काम करने के लिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा एंड दैट इज रेजिस्टेंट टू द ट्रीटमेंट। ऐसा हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलेगा जो कि ट्रीटमेंट से सही ही नहीं हो रहा है। ठीक है। इतनी ज्यादा उसकी क्या कहते हैं हालत खराब हो गई कि हम लोग बीपी की दवा दे रहे हैं पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होगा। देखो सब चीजें आपस में कनेक्टेड है, पूरी पैथोलॉजी आपस में जहां तक कनेक्टेड रहती है। जो हाइपर वॉल्यूमिया जो कंडीशन डेवलप करती है हमारी बॉडी से फ्लूइड ना निकल पाना, उससे क्या कहते हैं हार्ट फेलियर भी हो सकता है और पल्मोनरी कंजेशन या पल्मोनरी एडिमा होती है। देखो इसको समझो कि पल्मोनरी एडिमा क्या चीज होती है, किस खेत की मूली है ये। हाँ। देखो जैसे ये हमारा हार्ट है, ये इस तरीके से इसमें सर्कुलेशन होता है, यहाँ से ये जाती है पल्मोनरी आर्टरीज जाती हैं लेकर। ठीक है। ये जाती हैं ब्लड को अपना प्यूरिफाई करने, ये प्यूरिफाइड ब्लड जाके यहाँ पर आता है लेफ्ट ऑरिकल में और फिर ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से पूरे के पूरे ये ब्लड में यहाँ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो क्या कहते हैं राइट ऑरिकल में फिर से हमारा आ जाता है। ठीक, ये तो हो गई नॉर्मल चीज। अब मान लो इसमें 5 लीटर खून था। ठीक है। पूरे सर्कुलेशन में। ठीक है। अब धीरे धीरे किडनीज हमारी फेल कर गई, इसकी वजह से इसमें 7 लीटर खून आ गया। ठीक है। तो होगा क्या कि जो हमारी एक तो हमारे हार्ट पे क्या कहते हैं ओवरलोड आ गया। ठीक है। उसकी वजह से क्या कहते हैं हार्ट ने हमारे जोर जोर से पंप करना चालू किया, उसने अपना काम बढ़ा दिया। हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ पर जो क्या कहते हैं इसको देखो, यहाँ पर जो वो है वेन्स, इसमें भी प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से इन पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाएगा। जहां जहां भी प्रेशर बढ़ता है एक टेंडेंसी होती है कि ब्लड वेसल्स से जो फ्लूइड होता है प्रेशर के अंदर लीक कर जाता है। ठीक है। तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि लंग्स में जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उसमें से फ्लूइड जो है प्रेशर के अंडर लीक करना चालू करेगा लंग्स में इंटरस्टिशियल स्पेस में। इससे क्या मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा मिलेगा। लंग्स जो है उसमें पानी भर जाएगा, लंग्स सूज जाएंगे। ठीक है।
इससे क्या कहते हैं, हमें सांस चढ़ जाएगी पेशेंट की, ठीक है, जो सांस से रिलेटेड जितनी भी बीमारी आएगी वो भी इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पैथोलॉजी, मेन पैथोलॉजी जो हम लोग का पढ़ने का कारण रहता है, हम लोग इसी वजह से पढ़ते हैं, एक डिजीज दूसरी डिजीज का कारण होता है, ठीक है। जो चीज नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आती है वो डॉक्टर को समझ में आती है कि हाँ क्या कहते हैं, एक डिजीज दूसरे डिजीज से कनेक्टेड कैसे है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, इफ एक्यूट ग्लोमेरुलर, देखो, इफ एक्यूट ग्लोमेरुलर इंजरी हैड डिलेड डायग्नोसिस और रॉन्ग ट्रीटमेंट, टीटी जो लिखता है ये लोग, हम लोग ट्रीटमेंट को शॉर्ट फॉर्म को टीटी लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा बेटा बताता हूँ। देखो, नॉर्मल सर्कुलेशन बच्चे समझ में आया था। चलो, देखो जो नॉर्मल सर्कुलेशन है, देखो मान लो कि नॉर्मल सर्कुलेशन में हमारे 5 लीटर्स ऑफ ब्लड था, ठीक। हमारी किडनी क्या कर गई, फेल कर गई। तो धीरे धीरे जो हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो सब ब्लड जो जो जैसे नॉर्मल जो फ्लूइड रहता है वो हमारा निकलता रहता है, तो 5 लीटर हमारा जो ब्लड है वो मेंटेन रहता है नॉर्मली। क्या अब जिसमें किडनी फेल कर रही है उसमें जो है ये जो फ्लूइड है जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो निकल नहीं पा रहा है, धीरे धीरे करके मान लो ये 7 लीटर हो गया, ठीक है। 2 लीटर एक्स्ट्रा वॉल्यूम पे हम हमारी बॉडी काम कर रही है, ठीक है। होगा क्या अब इससे कि हार्ट जो होगा ये कहेगा कि इतना ज्यादा ब्लड कैसे आ गया, ये क्या करेगा, इस इसके ऊपर ओवरलोड पड़ेगा, ज्यादा काम इसको पड़ेगा, ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन में होने का मतलब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि ये भाई हाथ जोड़ लेता है कि अब भाई हमसे इतना ज्यादा काम नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं फेल हो जाने। तो इस स्टेज को कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। जब ये हार्ट जो रहता है हाथ जोड़ लेता है कि भाई देखो अब हमसे ना सहा जाएगा, अब हम जा रहे हैं सोने, ठीक है। देखो तो वो हो गई कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई। पर एक कंडीशन ऐसी भी थी जब वो ट्राई कर रहा था कि हाँ हम क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा काम करके इसको क्या कहते हैं मैनेज कर ले जाएं, जो फ्लूइड ओवरलोड हुआ था उसको हम मैनेज कर ले जाएं, ये कोशिश कर रहा था बेचारा। उसके चक्कर में हुआ क्या, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज में जो इधर है, ये पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पर हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। अब देखो हाइपर, यहाँ पर ये इतनी मोटी तुमको आर्टरी दिख रही है, पर ये बेसिकली यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक वेन्यूल्स होते हैं एल्व्यूलर एल्व्यूलाई के आसपास, ठीक है। तो इनमें से इन छोटी छोटी आर्टरीज जो नन्ही नन्ही सी रहती हैं उसमें प्रेशर के अंडर इन आर्टेरियोल्स से जो ब्लड का फ्लूइड का लीकेज चालू हो जाता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे एल्व्यूलाइज थे, ये एल्व्यूलाई होते हैं, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस रहता है एल्व्यूलाई का, ये जो फ्लूइड रहता है हमारा एल्वुलाई के आसपास इकट्ठा होने लगा, ठीक है। इसको हमने कहा पल्मोनरी एडिमा। लंग में पानी भर रहा है, लंग सूज रहे हैं पानी की वजह से। हालांकि ये जो एल्वुलाई के अंदर अभी पानी नहीं गया है, ठीक है, पर बाहर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसके कारण एल्वुलाई पे प्रेशर पड़ रहा है और ये एल्वुलाई इसमें कोलैप्स कर रहे होंगे। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा बेटा वो ये देखने को मिलेगा कि हाँ इसमें ब्रीदिंग हमारी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, इसमें जो ब्रीदिंग हमारी कायदे से नहीं हो पा रही पल्मोनरी एडिमा में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी एडिमा का केस। देखो, अब देखो ये चीजें खत्म होने, अब चीज समझ में आई, थोड़ी और क्लियर हुआ, ठीक है। देखो, अब देखो कुछ इसमें बचा नहीं, सारा का सारा आपका हो गया है सिस्टम। देखो अब एक्यूट, देखो इसमें यही बता रहा है कि कोई भी एक्यूट ग्लोमेरुलर इंजरी होगी अगर वो डिलेड हो जाएगी या उसका डायग्नोसिस डिले हो जाएगा तो, और या उसका रॉन्ग ट्रीटमेंट हम लोग कुछ और मान के उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे तो वो क्रोनिक में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इंजरी टू द नेफ्रॉन्स विल कॉज बाइलेटरल ग्रैनुलर एंड कॉन्ट्रैक्चर किडनीज। देखो जब हमारे जो क्रोनिक डैमेज टू द नेफ्रॉन्स होगा तो जो नेफ्रॉन्स होंगे उसमें क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, मतलब फाइब्रोसिस हो जाएगी, स्क्लेरोसिस हो जाएगी, वो सूख जाएंगे वहां के नेफ्रॉन्स। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरी की पूरी किडनीज हमारी साइज में छोटी हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगी, ठीक है, काम करना बंद हो जाएगा। अब इसके देख लो इन्वेस्टिगेशंस
क्या कराते हैं, देखो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और इमेजिंग इसमें करा लेते हैं और किडनी बायोप्सी करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा, सीरम यूरिया, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा, ईजीएफआर मतलब एस्टिमेटेड जीएफआर। अब तुम लोग कहोगे कि बॉस ये जीएफआर जो रहता है हम तो क्या कहते हैं यूरिन से नापते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टर, ये ब्लड से कैसे नाप लिया जाता है। तो एक टेक्निक होती है ईजीएफआर, एस्टिमेटेड जीएफआर। ये ब्लड में एक जो प्रोटीन होता है, ये क्या कहते हैं जब आप लोग ये एक नई टेक्निक है ईजीएफआर की, जिसमें ब्लड से ये पता लगा लेते हैं कि हमारा एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या हो रहा होगा। ठीक है, इसके कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा। और सीबीसी जो होता है में हमको हीमोग्लोबिन कम दिखेगा। हीमोग्लोबिन कम क्यों दिखेगा, जो एरिथ्रोपोइटिन जो था वो कम बन रहा था, उसकी वजह से एनीमिया मिल रहा था, तो इसमें हीमोग्लोबिन भी कम मिलेगा। और इसमें क्या कहते हैं एल्बुमिन, जो यूरिन में देखेंगे तो इसमें एल्बुमिन हमें देखने को मिल सकता है, और इसमें यूरिन में हमें आरबीसीज भी कुछ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लिखा नहीं पर देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी जो इमेजिंग करा लेंगे जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटीज में हमें क्या देखने को मिलेगा कि देखो अर्ली स्टेजेस अगर इसकी होंगी क्रोनिक किडनी डिजीज की, तो उसमें किडनी अपना साइज बढ़ा लेती है। देखो किडनी पे कोई समस्या आती है तो सबसे पहला उसका जो रिस्पॉन्स रहता है वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि हम अपने नेफ्रॉन्स की संख्या बढ़ा लें, तो जिससे जो डैमेज नेफ्रॉन्स का जो काम कम हो गया है उसको कंपनसेट किया जा सकेगा। तो वो अपने आप को साइज में बढ़ा लेती है। ठीक है, पर जब जब उस वो भी क्या कहते हैं तंग आ जाती है कि भाई देखो कि अब हमसे नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा हम अपने आप को नहीं बढ़ा पाएंगे और डैमेज परमानेंटली चल रहा है पीछे। ठीक है, तब वो हार मान जाती है कि ठीक है अब हमसे नहीं हो रहा है, हाथ हथियार अपने डाल देती है। अब उसमें होने लगती है एट्रोफी, फाइब्रोसिस, अब वो सूखने लगती है उल्टा। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अब इसमें किडनी अगर बायोप्सी करा के देखने को मिलेगी तो उसमें पेरी कैपिलरी फाइब्रोसिस, जो मतलब कैपिलरीज थी छोटी छोटी, उसके आसपास हमको फाइब्रोसिस देखने को मिली और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिली। ठीक है, और ब्लड प्रेशर करा के देख लिया तो ब्लड प्रेशर इसमें रेज्ड मिला था। ठीक है, अब ये हो गया हमारे आज 3 टॉपिक हम लोग ने डिटेल में समझ लिए। ठीक है, अब आप लोग जाना इस पीडीएफ को एक बार धीमे धीमे पढ़ना और समझने की कोशिश करना। कहीं कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो या तो मेरे पर एक वॉइस नोट छोड़ देना, और या तो जब अगली क्लास लेंगे दूसरा टॉपिक लेंगे तो हमारा वो उसमें ले लेंगे। ठीक है, देखो तो फिलहाल पैथोलॉजी में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो जीआईटी कवर कर लिया पूरा का पूरा, और जो किडनी डिजीजेस थी वो पूरी की पूरी आज हो गई। ठीक है, अब अगले टर्म से हम लोग नेक्स्ट कोई